चलिए देखिए, तो आज हिंदी गद्य खंड परंपरा का मूल्यांकन लेकर आए हैं। तो इस चैप्टर से लगभग में 2 से 3 नंबर का इसमें पूछता है, यानी कि 2 या 3 वो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कन्फर्म इसमें। और दूसरी बात इसमें आती है, थोड़ा सा इसमें देखिए, परंपरा का मूल्यांकन कहने का मतलब इसमें मूल्यांकन के बारे में बता रहा है, किसी चीज़ के लिए परंपरा कर रहा है, क्या कि परंपरा कैसे हो सकती है, मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। तो बताइए, आप लोग बताइए कि परंपरा का मूल्यांकन यह क्या है। यह एक किसने लिखे थे? रामविलास शर्मा। इसको याद कैसे रखेंगे? अब बताइए, कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति जब उसको परंपरा पूरी ज्ञान रहती है तो उसको क्या किया जाता है? उसको राम राम के नाम लिया जाता है कि इसको बहुत ज्ञान है, इसको परंपरा बहुत है, बहुत इसमें परंपरा अधिक है। यानी कि परंपरा का मूल्यांकन में, तो परंपरा का मूल्यांकन क्या करेंगे कि जो इसके पास परंपरा का मूल्यांकन है, यानी कि उसमें क्या है? राम का नाम बहुत अधिक है। यानी कि परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। आप लोग एग्जाम में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखे या किसने रचे, तो क्या मारेंगे? रामविलास शर्मा। अब थोड़ा सा हम लोग रामविलास शर्मा जी के बारे में थोड़ा सा इनका जीवनी परिचय जान लेते हैं कि इनका जीवनी क्या था, इन्होंने क्या किए, तब इसके बाद हम लोग परंपरा का मूल्यांकन देखेंगे। तो सबसे पहले रामविलास शर्मा जी जो थे, इनका जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1912 को। 10 अक्टूबर 1912 को हुआ। इनका जन्म स्थान रहा ऊनी गांव सानी। ऊनी गांव सानी में, यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यानी कहने का मतलब कि ऊनी गांव सानी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अब जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम में दे दे कि रामविलास शर्मा जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो कहाँ मारेंगे? उत्तर प्रदेश। अब बोलेगा कहाँ, किस गांव में हुआ था, तो कहाँ मारेंगे? ऊनी गांव। ऊनी गांव कहाँ में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को। 10 अक्टूबर 1912। जब इनका जन्म हुआ तो यह क्या किए? लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में क्या किए? बीए। क्या किए? बीए किए। बीए कहला के बाद इन्होंने 1932 में बीए किए और 1934 में फिर अंग्रेजी साहित्य से क्या किए? एमए किए। अब सोचने वाली बात है सर कि जब इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किए फिर भी हिंदी कैसे इन्होंने इतना रचना लिख दिए? समझने वाली बात, सोचने वाली बात है। मान लिया जाए कि अगर इनका जैसे एमए हो या बीए हो, बीए करते हिंदी ऑनर्स से या एमए करते हिंदी से, तब हो सकता था कि इन्होंने बहुत लिख दिए। लेकिन इनका जो ऑनर्स था, यानी कि किस में किए? अंग्रेजी माध्यम में किए। कौन चीज? एमए। अब फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य इतना लिख दिए। आगरा विश्वविद्यालय में इन्होंने कुलपति के अनुरोध पर क्या रहे थे? एम हिंदी साहित्य का क्या बने? निर्देश बने। क्या बने बाबू? निर्देशक बने। यानी कहने का मतलब कि आपको एग्जाम में दे दे कि आगरा विश्वविद्यालय के किसके अनुरोध पर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के निर्देशक बने? तो किसके अनुरोध पर? कुलपति। देखिए, जैसे अभी आप लोग जानिएगा कि कुलपति जो होता है वह राज्यपाल के अथी से नियुक्त किया जाता है। जैसे अभी जो आप लोग का मगध विश्वविद्यालय का कुलपति हुआ, हर कोई विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय होगा ना, उसका एक कुलपति होगा। अब कुलपति के नजर में पूरा उसको देखरेख कुलपति होता है। यानी कि किसने इसको निर्देशक बनाया बाबू? कुलपति ने बनाया। कुलपति ने किस विद्यालय के बनाया? आगरा विश्वविद्यालय के बनाया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब आती है बात कि जब इन्होंने कुलपति बन चुके थे तब 30 मई 2000 ईस्वी में, कब? 30 मई 2000 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? चल बसे। इन्होंने चल बसे। कहाँ चल बसे? निधन हो गया। भगवान के राम प्यारे हो गए। क्या हुआ? भगवान के राम प्यारे कौन हो गए? रामविलास शर्मा। कब हुए?
30 मई 2000 ईस्वी में। कब हुए? 30 मई 2000 ईस्वी में इनका क्या हो गया बाबू? निधन हो गया। जब इनका 30 मई 2000 ईस्वी में निधन हो गया, तब आता है रामविलास शर्मा आखिर अपने जीवन में बहुत सारे पुस्तकें लिख दिए। वाह, थैंक यू। तो भी लाइट चलाया, लाइट कटा हुआ था, चलिए लाइट आ गया, बहुत अच्छा। यानी कि जब रामविलास शर्मा, जब देखिए, जब किसी को मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाता है, तब उसका गुण और अवगुण देखा जाता है। क्या देखा जाता है? देखते हो नहीं देखते हो? कभी कभी कोई बोलता है ना कि फलना मतलब स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया, तब उसमें 4 गोदी बैठ के बताता है कि नहीं फलाना बहुत अच्छा था, चलो अच्छा हो गया कि उसको निधन हो गया। कोई कहते नहीं, सही में उसको भले ठीक हुआ कि मर गया, वो इस लायक था ही। किसी को देखता था, किसी को बोलने लगता था, किसी को गाली देने लगता था, मतलब एकदम बदमाश था। लेकिन जब रामविलास शर्मा निधन, इनका भी निधन हुआ था, तब इनका साहित्य जीवनी देखा गया कि अपने जीवन में इन्होंने क्या क्या किए। तब देखा गया कि रामविलास शर्मा जी का जो हिंदी जीवनी है, एक साहित्य है, वो क्या नया आयाम दे दिया। जब इन्होंने हिंदी में जब देखा गया, तब रामविलास जी ने हिंदी जीवनी साहित्य क्या दे दिया? नया आयाम दे दिया। मतलब कहने का मतलब इन्होंने हिंदी को बिल्कुल नया रूप दे दिया। किसने दे दिया? रामविलास शर्मा ने। अब एग्जाम में आप लोग को आएगा कि रामविलास शर्मा, या नाम नहीं देगा, बोलेगा कि हिंदी जीवनी साहित्य का नया आयाम किसने दिया था? रामविलास शर्मा। तो क्या मानना है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जब इन्होंने निराला, देखिए निराला साहित्य, कौन साहित्य? निराला साहित्य साधना पुस्तक पर इनका क्या मिला? साहित्य क्या अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला बाबू? अकादमी पुरस्कार मिला। किस माध्यम में मिला? निराला की साहित्य पर, यानी कि साधना पुरस्कार पर इसका क्या मिला? अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है। कहता है कि इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, मतलब ये सब जो मान लिया जाए कि एग्जाम में आप लोग का दे दे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किनका प्रमुख रचनाएं हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचनाकार कौन है? आप लोग को मानना होगा कौन? रामविलास शर्मा। ठीक है। अब थोड़ा सा एक नजर, फिर से एक झलक बताइए, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? वो गांव सानी में, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने BA किस विद्यालय से किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से। इन्होंने ए में किस विषय में किया? अंग्रेजी में। कब किया? 1934 में। 1934 में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देश पर इन्होंने क्या लिया? निर्देश बने। मान लिया जाए एग्जाम में आ जाए कि किसके निर्देश पर आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति, किसके निर्देश पर आगरा विश्वविद्यालय के रामविलास शर्मा जी क्या बने? निर्देशक बने। तो क्या मानना है? कुलपति के निर्देश। ठीक है। चलिए, इनका जीवनी से कुछ इतना, इसमें से 1-2 क्वेश्चन उठा लेगा आपको। अब अगला आता है परंपरा का मूल्यांकन। इसका प्रमुख तत्व, महत्वपूर्ण तत्व, कहने की मतलब कि परंपरा का मूल्यांकन, ये किताब पढ़ोगे ना बाबू, किताब में देखो, किताब पढ़ोगे तो इसमें बिल्कुल कहानी तो है नहीं कि कहानी पढ़ने में थोड़ा मजा आता ही है, या क्या है, इसमें कहानी नहीं है। इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल अजीब ढंग से फिल्म होगा। लेकिन फिर भी हमने इसको समझाने का प्रयास थोड़ा एकदम बिल्कुल शॉर्ट में, पूरे किताब का निचोड़ इतना ही में कर दिया है, ताकि क्या हो, हमको तो ऑब्जेक्टिव देखना है, इसका क्या सब्जेक्टिव देखना है। इसका थोड़ा है कि इसको पूरा किताब पढ़ते रहे बैठ के। पहला दूसरा के हम लोग नहीं ना है कि पहला दूसरा में क्या होता है, पूरा किताब बैठ के पढ़ा जाता है,
बाबू किताब पढ़ो, हिंदी की किताब पढ़ो। अब हम लोग तो 9th 10th के हो गए, 10th के। अब यहीं से हम लोग का करियर डिसाइड होता है कि हम लोग क्या करेंगे, है ना। चलिए तो देखिए, परंपरा का ज्ञान क्या है, आवश्यक है। मनुष्य को आज के डेट में परंपरा का ज्ञान क्या आवश्यक होनी चाहिए। जिसका भी परंपरा का ज्ञान नहीं है वह आज के डेट में मनुष्य क्या है, अज्ञानी है, अहीन है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है। साहित्य जो है ये क्या कहते हैं, रामविलास शर्मा कहते हैं कि आज के दिन में जिस मनुष्य को परंपरा का ज्ञान नहीं है वह क्या है, एकदम बिल्कुल उनका जीवनी बेकार है। और दूसरे बात में साहित्य का ज्ञान मनुष्य को बहुत जरूरी होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है कि जो मनुष्य जिसका साहित्य का ज्ञान नहीं होता है वह क्या होता है, बिल्कुल अज्ञानी। उसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, उसको समझ में नहीं आती है। ठीक है, यानी कि कौन कहते हैं, रामविलास शर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवनी से संबंध रखता है। यानी कि मनुष्य जो भी है उसका साहित्य मनुष्य क्या करता है, संपूर्ण जीवन रखता है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि 19वीं और 20वीं कवि जो थे, जैसे देखिए 19वीं और 20वीं कवि, इनका बहुत क्या है, अंतर है। क्या है, अब 19वीं सदी के कवि उनका कुछ और था, 20वीं सदी के कवि इनका कुछ और था। कहता है कि नकल करके साहित्य लिखना अध्ययनी निम्न कोटि का होता है। मतलब कौन कहते हैं, रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो भी नकल करके लिखता है साहित्य, नकल करके साहित्य लिखता है, अध्ययनी मतलब निम्न कोटि का होता है। क्या कोटि का होता है, निम्न कोटि। मान लिया जाए कि आप लोग का एग्जाम में आ जाए कि नकल करके साहित्य लिखना किस कोटि से होती है, तो क्या वहां पर मानना है, निम्न कोटि का। क्या मानना है, निम्न कोटि का। अगला इन्होंने कहते हैं, रामविलास शर्मा कहते हैं कि यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य के नियामक नहीं होते। क्या कहता है, इस बात से समझिएगा। अगर यदि मनुष्य परिस्थिति के नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य के नियामक नहीं होते। मतलब कहने का, अगर मान लिया जाए कि अभी सपोज डेट ठंडा के टाइम है ना, ठंडा के टाइम, अगर ठंडा के टाइम है, अब मनुष्य कह रहा है कि हाँ ठंडा लग रहा है, हम सब बिल्कुल जैकेट उकेट खोल के चलेंगे, तो ठंडा मारेगा ना जी। अब गर्मी के टाइम आया, और गर्मी में हम सूटर उटर एकदम पहनले रहेंगे तो उसको गर्मी लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि जैसी कहता है कि जैसी मौसम चेंज परिवर्तन हो रहा है उस रूप में मनुष्य को ढलना अनिवार्य है कि नहीं। वही कहता है, कौन कहते हैं, रामविलास शर्मा जी कहते हैं इस चैप्टर में, यदि मनुष्य परिस्थिति के नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य के नियामक नहीं होंगे। परिस्थिति भी मनुष्य के नियामक नहीं होंगे। यानी कि परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को चलना पड़ेगा, तब ही परिस्थिति भी मनुष्य के नियामक चलेंगे। ठीक है। अगला कहता है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका नियामक है। क्या है बाबू, नियामक है। किसके साहित्य में, किसमें मनुष्य की भूमिका नियामक है, तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका नियामक है। ठीक है। मान लिया जाए एग्जाम में दे दे कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका क्या होती है, तो क्या मानना है वहां पे, नियामक। क्या मानना है, नियामक। हिटलर ने सोवियत संघ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। इसी में इन्होंने बताते हैं कि जो हिटलर थे, क्या हिटलर वो क्या किए थे, किस संघ पे आक्रमण किया था, सोवियत संघ पे आक्रमण किया था। किस संघ पे, सोवियत संघ पे आक्रमण किया था। सोवियत जो संघ है वह क्या है, बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ। मतलब सोवियत संघ
जब आक्रमण हुआ था उसके बाद जो सोवियत संघ हुआ वो क्या हुआ, बहुजातीय राष्ट्रीयता का पूर्ण इसको क्या हुआ, जन्म हुआ। पूर्ण क्या हुआ, जन्म हुआ। यानी कि जो भी आप लोग का इस परंपरा का मूल्यांकन में है, इससे ज़्यादा तथ्य नहीं इसमें आती है, और इससे अगर ज़्यादा तथ्य आती तो मैं अब इतना ही से आप लोग का पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इतना ही से बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि बुक है, इस बुक में कहता है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। जो भी परंपरा का ज्ञान है किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। तो मान लिया जाए कि आज के डेट में जिसको परंपरा का ज्ञान नहीं है वह मनुष्य बिल्कुल क्या है। दूसरी बात, मनुष्य का साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन संबंध रखता है। मनुष्य जिसका परंपरा का ज्ञान है उसके साथ साथ उसका साहित्य मनुष्य का भी संपूर्ण ज्ञान होनी चाहिए। तो अगर आप लोग को इस चैप्टर अच्छा लगा हो, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास कीजिए, ताकि मैं इससे और अच्छा चैप्टर, हर एक चैप्टर का वीडियो इसी प्रकार आप लोग तक पहुंचाते रहें। जय हिंद।